Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of January 2022. तो 25 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं बाय शेयरिंग अस, बाय लाइकिंग आवर कंटेंट एंड बाय कमेंटिंग ऑन द कंटेंट, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं ना. इसमें शर्माने का नहीं है ना, इसमें हमारी मदद होगी और वी ऑल्सो वॉन्ट सम हेल्प फ्रॉम योर साइड. तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट ऑन द वीडियोज़. इसके बाद स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बिना टाइम गंवाए आज के न्यूज़ एनालिसिस को. पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है. इनके आंसर्स अगर आप करें तो काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा. तो सबसे पहला सवाल है, अटेम्प्ट करिएगा और मुझे बताइएगा जरूर आपने कितने, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन आपको फोड़ने ही फोड़ने है ना. इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जरूर आप फोड़िएगा, है ना. पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट. इनमें से कौन सा स्टेप लेने पे करंट अकाउंट डेफिसिट आपका घटेगा. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. सेकंड कह रहा है इंप्रूविंग द लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. तीसरा कह रहा है डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट. यानी कि इनमें से क्या करोगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका घटे. तो ऑप्शन है 1 and 2, 2 only, 2 and 3 या 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से क्या किया जाए कि फिस्कल कंसोलिडेशन आपका बढ़े. फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ कौन से स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज इनहैंसिंग द टैक्स टू जीडीपी रेशियो. सेकंड इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स. थर्ड इज गवर्नमेंट इवोकिंग यूज ऑफ एस्केप क्लॉज अंडर FRBM एक्ट 2003. तीसरा कह रहा है with reference to environment impact assessment consider the following statements. पहला स्टेटमेंट है, कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लीट EIA प्रोसेस. Public consultation occurs only once during the entire EIA process in India. तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है. आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा. तो पहला सवाल है कि इनमें से क्या रिड्यूस करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट को. तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. अगर ये पॉजिटिव है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो हम बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस है, और अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है. मतलब कुल मिलाकर के हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को घटाना है. तो देखो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. इंटरेस्ट रेट ज्यादा है अगर, तो मतलब कि बिजनेसेस जो है वो लोन नहीं ले पाएंगे, है ना. बिजनेसेस लोन नहीं ले पाएंगे. अब लोन नहीं लेने से दोनों चीजें होंगी. एक तो आपका इंपोर्ट भी घट सकता है क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, और आपका एक्सपोर्ट भी घट सकता है क्योंकि आप प्रोडक्शन भी तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे. तो हम दूसरा फैक्टर देखते हैं कि जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब है कि आप किससे लड़ रहे हैं, आप इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं. तो जैसे ही आपने टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ गए तो आप मतलब कि अपनी करेंसी को आप स्ट्रेंथन करने लगे, है ना. यू आर स्ट्रेंथनिंग योर करेंसी. तो आपने जैसे ही अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन किया, इसका मतलब है कि आपका एक्सपोर्ट और थोड़ा सा डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि आप अपनी करेंसी को स्ट्रांग करोगे ना. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में तो आप अपनी करेंसी को स्ट्रांग करते हो, है ना. तो ये भी एक समझने वाली बात है कि इन्फ्लेशन से अगर आप लड़ने लगे तो मतलब आप अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने लगे. तो इसका मतलब कि जैसे ही आपने करेंसी स्ट्रांग की, आपका एक्सपोर्ट महंगा हो गया और आपका इंपोर्ट थोड़ा सस्ता हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा. इसका मतलब है कि ये रिड्यूस नहीं करेगा. सेकंड है इंप्रूविंग द लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप इंप्रूव करते हो तो इसका मतलब है कि आप इनपुट कॉस्ट को कम कर रहे हो. अगर आप इनपुट कॉस्ट को कम कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट में ज्यादा बेनिफिट होगा. ऑब्वियसली बात है, आपको एक्सपोर्ट पे ज्यादा बेनिफिट होगा. अब एक्सपोर्ट पे अगर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा तो आपकी लागत कम हुई और एक्सपोर्ट पे ज्यादा बेनिफिट मिला. तो इसका मतलब है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा घटेगा. तो सेकंड इज द राइट वन. डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट. डिवैल्यूएशन जैसे ही होता है, मतलब करेंसी अगर डिवैल्यू हो रही है, इसका मतलब है कि एक्सपोर्टर्स को ज्यादा मजा आ रहा है और इंपोर्टर्स को कम मजा आ रहा है. इंपोर्टर्स कम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्टर्स ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है इसमें तो होगा ही होगा. तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट वन. दूसरा सवाल था फिस्कल कंसोलिडेशन. देखो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, 2 चीजें इसमें समझने योग्य है. फिस्कल कंसोलिडेशन मींस 2 थिंग. फर्स्ट इज दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड रिड्यूस. What is the first thing? Government expenditure should reduce. Second is government revenue should increase, है ना. तो 2 चीजें आपको याद रखनी है. फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड थिंग इज इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू. तो इसको हम बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन. तो फर्स्ट पॉइंट है इनहैंसिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो. इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द
टैक्स कलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू, दैट इज द फर्स्ट वन। तो रेवेन्यू इंक्रीज करना तो फिस्कल कंसोलिडेशन करेगा ना, मैंने आपको बता दिया ना कि रेवेन्यू इंक्रीज करना भी फिस्कल कंसोलिडेशन है, तो फर्स्ट इज द राइट वन। सेकंड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अब अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की तरफ जाते हो तो व्हाट इट मींस इज दैट यू वांट टू रिड्यूस द लीकेज, यू वांट टू गेट बेटर टारगेटिंग ऑफ द बेनिफिशियरीज। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से आपकी टारगेटिंग बेटर होगी और लीकेजेस घटेंगे, मतलब आपका एक्सपेंडिचर जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था वो घट जाएगा। इसका मतलब है कि वो भी फिस्कल कंसोलिडेशन होगा। तो सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है गवर्नमेंट इवोकिंग यूज ऑफ स्केप क्लॉज अंडर एफआरबीएम। तो गवर्नमेंट अगर स्केप क्लॉज ला रहा है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है ना। स्केप क्लॉज कब लाता है गवर्नमेंट, जब ज्यादा एक्सपेंडिचर करना होता है, 3% की लिमिट को जब एक्सपैंड करना होता है, उसको हटाना होता है, तब स्केप क्लॉज गवर्नमेंट यूज करती है और ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। तो ये आपका फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं हुआ क्योंकि आपने ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया ना, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि कैटेगरी ए और कैटेगरी B1 जो प्रोजेक्ट्स है उसमें EIA प्रोसेस होती है, कैटेगरी B2 मतलब एक्सक्लूडेड रहती है। B2 कैटेगरी B1 नहीं, कैटेगरी B2। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पब्लिक कंसल्टेशन अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द एंटायर EIA प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, यानी कि बी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी पाथ विल टेक अ लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड, व्हाट नीड्स टू बी डन टू रीगेन द इकोनॉमिक रिकवरी इन इंडिया। इकोनॉमिक रिकवरी पाथ मतलब काफी ज्यादा खून पसीना मांगता है। क्या करने की जरूरत है अगर आपको इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया में करनी है तो आई होप यू विल ट्राई टू राइट द आंसर्स। कल का एडिटोरियल भी इसी पे था, आज भी एक एडिटोरियल इस पे आया है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा। मेरा ये मानना है कि आप अटेम्प्ट जरूर करिए, बस एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए डेली, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। अभी रिसेंटली इंडिया जो है इट हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घेरकिंस इन द वर्ल्ड। अब ये घेरकिंस क्या होते हैं, व्हाट आर द घरकिंस या घेरकिंस बोलना चाहिए। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घेरकिंस इन द वर्ल्ड इंडिया आया है। घेरकिंस मतलब पिकलिंग क्यूकुम्बर है, ठीक है ना। तो पिकलिंग क्यूकुम्बर इज ग्लोबली रिफर्ड टू एज घेरकिंस और कॉर्निकॉन्स, इसको कॉर्निकॉन्स भी कहा जाता है। एंड दे आर पिकलिंग क्यूकुम्बर्स एंड घेरकिंस आर एक्सपोर्टेड अंडर 2 कैटेगरीज, दैट इज क्यूकुम्बर्स एंड घेरकिंस। इनको 2 कैटेगरी में एक्सपोर्ट किया जाता है, क्यूकुम्बर्स की कैटेगरी में और आपका घेरकिंस की कैटेगरी में। सो दे आर प्रिजर्व्ड बाय विनेगर और एसिटिक एसिड एंड क्यूकुम्बर्स एंड घेरकिंस दे आर प्रोविजनली प्रिजर्व, ठीक है ना। तो याद रखेगा। अब ये रिसेंटली अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने काफी स्टेप्स लिए, जैसे कि इसमें फाइनेंस भी प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई चेन प्रोवाइड की, है ना। ये सारी चीजें की तब जाकर के घेरकिंस में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बने हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। यूपीएससी कई बार पूछ लेता है, जैसे लास्ट ईयर टैमरिंड का पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था उसने, कोरिंगा नहीं पूछा था, है ना, ऐसे कुछ पूछा था, मोरिंगाज पूछा था। आई होप तो उसमें से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। नियरली 15% प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड घेरकिन रिक्वायरमेंट इज ग्रोन इन इंडिया। याद रखिएगा, वर्ल्ड का 15% जो प्रोडक्शन है वर्ल्ड घेरकिन का, दैट इज डन इन इंडिया। एंड घेरकिन इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में भी काफी बड़ा रोल घेरकिन्स का है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। पाकिस्तान सेंड्स इंडिया अ प्ली बाय हिंदू बॉडी फॉर एयर पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने एक हिंदू बॉडी के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजी है। अभी हिंदू बॉडी कौन सी है, ये हिंदू बॉडी है बेसिकली आपकी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने एक रिक्वेस्ट की है कि जो हिंदूज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख है, पिलग्रिम्स हैं, उनको एयर से ट्रेवल करने दिया जाए फॉर बोथ टूवर्ड्स इंडिया एंड फॉर बोथ टू पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने, इंडिया से रिक्वेस्ट की है। अब अगर ऐसा होता है तो इफ द क्लियरेंसेज आर रिसीव्ड, दिस वुड बी द फर्स्ट PIA फ्लाइट टू ट्रेवल टू इंडिया सिंस ऑपरेशंस वर सस्पेंडेड इन 2019। 2019 में ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे, है ना। एंड इट विल बी द फर्स्ट एवर सच फ्लाइट विच कैरीज पिलग्रिम्स। ये पहली ऐसी फ्लाइट होगी विच कैरीज पिलग्रिम्स फ्रॉम आइदर साइड सिंस 1947। तो 1947 के बाद पहले पिलग्रिम्स के केस में ये पहली ऐसी फ्लाइट होगी। अभी जो प्रेजेंटली जो पिलग्रिम्स हैं वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल तो कर सकते हैं, बट दैट इज बाय रोड। अभी जो ट्रेवलिंग अलाउड है वो 1974 में एक प्रोटोकॉल एक्सचेंज एग्रीमेंट था। याद रखेगा, 1974 में एक प्रोटोकॉल एक्सचेंज एग्रीमेंट है, याद रखेगा।
In the 1974 there was a protocol exchange agreement under which जो pilgrims हैं वो travel कर सकते हैं, but that is through road. वाघा अटारी जो border है, वाघा अटारी जो border है, यहाँ से आप by road travel कर सकते हैं. So that is the thing which is important. ठीक है ना? I hope you got clarity regarding that. And in Indian Hindu pilgrims to Peshawar for the Paramhans मंदिर and Karachi for the हिंगलाज माता मंदिर, जो ये ट्रेवलिंग है ये क्यों करेंगे भाई? इंडियन पिलग्रिम्स जो है वो क्यों जाएंगे पाकिस्तान वाले रीजन में? तो एक्चुअली वहाँ पे बेसिकली कराची में आपका एक हिंगलाज माता मंदिर है और पेशावर में परमहंस मंदिर है. याद रखिएगा, परमहंस मंदिर कहाँ पर है आपका? पेशावर में. और हिंगलाज माता मंदिर कहाँ पर है आपका? कराची में. तो ये दोनों भी लोकेशंस याद रखिएगा. अगर आपसे हिंगलाज माता मंदिर का पूछ लेता है यूपीएससी तो उसको आप याद रखिएगा. दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अभी इसमें काफी क्लियरेंसेस होने बचे हैं, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज हुई है. बिल्ड मेमोरियल फॉर हीरोज ऑफ 1857. अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि 1857 के हीरोज के भी मेमोरियल बनाए जाएं. तो मैं आपको बस थोड़े थोड़े लीडर्स और उनकी जगह बता दूं. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैरकपुर जगह थी, वहां से आपके मंगल पांडे जी का नाम आता है. दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान का नाम आता है. इसको लिखते जाइए, है ना. दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान. दिल्ली से ही हकीम एहसानुल्लाह का नाम आता है. हकीम एहसानुल्लाह का नाम अगर आपको कभी आए तो ही वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ बहादुर शाह द्वितीय, है ना. तो याद रखिएगा, ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली. लखनऊ से बेगम हजरत महल का नाम आता है, बिरजिस कादिर का नाम आता है और अहमदुल्ला का नाम आता है. ठीक है ना. लखनऊ से किसका नाम आता है? बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला. कानपुर से आता है नाना साहिब का नाम और नाना साहिब, राव साहिब, तात्या टोपे का नाम आता है. ठीक है ना. याद रखिए, कानपुर से किसका नाम आता है? नाना साहिब, राव साहिब और तात्या टोपे का. झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है. बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह का नाम आता है. बिहार के जगदीशपुर से किसका नाम आता है? कुंवर सिंह का नाम आता है. इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली का नाम आता है. इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली का नाम आता है. फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला का नाम आता है. काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फैजाबाद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलवी अहमदुल्ला. और फरूखाबाद से तुफजल हसन खान का नाम आता है. बिजनौर से मोहम्मद खान का नाम आता है. बिजनौर से मोहम्मद खान का. मुरादाबाद से अब्दुल अली खान का. बरेली से खान बहादुर खान का. बरेली से खान बहादुर खान का नाम आता है. मंदसौर से फिरोज शाह का नाम आता है. ग्वालियर से, कानपुर से तात्या टोपे का नाम आता है. असम से कंडा परेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता का नाम आता है. उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही का नाम आता है. कुल्लू से राजा प्रताप सिंह का नाम आता है. राजस्थान से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह का नाम आता है. गोरखपुर से गजाधर सिंह का नाम आता है. मथुरा से सेवी सिंह और कदम सिंह का नाम आता है. दीज आर द हीरोज ऑफ 1857. इनकी जगह याद रखें. कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे, जैसे जगदीशपुर हो गया, आपका फैजाबाद हो गया, मौलवी अहमदुल्ला, ये सब कुछ नाम इंपॉर्टेंट है. जगदीशपुर के कुंवर सिंह का नाम भी इंपॉर्टेंट है. लियाकत अली का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद बनारस से. तो इनको भी आप याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है. तो यू कैन मूव अहेड विद मी. यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में. तो जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है डीलिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज. डीलिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज. अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने बताया है यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है. यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सोच रहा है या उसने बढ़ा भी दिया थोड़ा बहुत. ठीक है ना. तो अब यूएस का फेडरल रिजर्व अगर अपना इंटरेस्ट, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, याद रखिएगा. यूपीएससी के प्रीलिम्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है. अगर यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो क्या इंपैक्ट उसका पड़ता है. लेट मी टेल यू दैट. अगर यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक अपना रेट बढ़ाता है, इसका मतलब है कि यूएस में इन्फ्लेशन से लड़ने की तैयारी की जा रही है. ठीक है ना. कॉमन सेंस आप देखो ना, इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है यानी कि वो इन्फ्लेशन से लड़ना चाहता है. अब अगर अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन से लड़ना चाहता है, इसका मतलब है कि वो मार्केट का पूरा पैसा सेविंग में डालना चाहता है. मार्केट का पूरा पैसा सेंट्रल बैंक अपने पास रखना चाहता है. भाई देखो, इंडिया में आई हैव टोल्ड यू वन थिंग. अगर इन्फ्लेशन से लड़ना, इफ यू वांट टू फाइट इन्फ्लेशन, देन द मनी जो मार्केट में है, मार्केट के पैसे को रिजर्व बैंक अपने पास रख ले, है ना.
रिजर्व बैंक मतलब लोन लेने अगर महंगे पड़ जाए और सेविंग सस्ती हो जाए, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट द सेंट्रल बैंक वांट्स. सेंट्रल बैंक वांट्स दैट सेविंग शुड बी प्रमोटेड एंड टेकिंग लोन शुड बी अबॉर्टेड. तो यही चीज यहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक कर रही है. फेडरल रिजर्व बैंक जैसे ही अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो वहां पे सेव करना ज्यादा लिक्विडेटिव हो जाता है, सेव करना ज्यादा अच्छा माना जाने लगता है, और खर्चा करना और लोन लेके खर्चा करना गंदा माना जाने लगता है. तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि वहां पे लोग सेव करने लगते हैं. तो दूसरे कंट्रीज में क्या नुकसान होता है कि दूसरे कंट्री में जो पैसा डाला हुआ है ना लोगों ने, मतलब दूसरे कंट्री में जो पैसा, वो पैसा भी वो निकाल लेते हैं और वो जाकर के फेडरल रिजर्व बैंक में डाल देते हैं. ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, फेडरल रिजर्व बैंक में डाल देते हैं. और दूसरी चीज, प्रोडक्शन को घटा देते हैं, है ना. यहां से बिजनेसेस में काफी इंपैक्ट पड़ता है, बिजनेस का प्रोडक्शन थोड़ा घट जाता है. क्यों? क्योंकि वो लोन नहीं लेते, फिर वो लोन लेना बंद कर देते हैं. ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. लोन लेना वो बंद कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है. तो दैट इज द थिंग विच हैपेंस. और यहां पर बेसिकली आपको याद रखना है कि इसका स्टॉक मार्केट पे भी बहुत ही उल्टा इंपैक्ट पड़ता है. कि स्टॉक मार्केट में क्या होगा, स्टॉक मार्केट में अगर वो लोन नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं करेंगे. अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा उनके बिजनेसेस को भी इंपैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर्स को भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है ना. तो ज़्यादा लोग स्पेंड करने लगते हैं ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, एंड सेविंग ज़्यादा लिक्विडेटिव ऑप्शन हो जाता है. तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन फेडरल रिजर्व बैंक रेजेस द इंटरेस्ट रेट. तो ये आपको याद रखना है. और इसका स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि फेडरल रेट जब हाइक होता है तो बोरोइंग मनी एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने लगती है, एंड ओवर द टाइम हायर कॉस्ट एंड लेस बिजनेस कुड मीन लोअर रेवेन्यूज एंड अर्निंग्स फॉर पब्लिक फर्म्स. तो लोअर रेवेन्यूज और अर्निंग्स होने लगती हैं. तो ये जो आज मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, आज जो मैंने आपको बताया था, ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, टैक्स जब इंक्रीज होता है, मतलब कि जब सॉरी टैक्स इंक्रीज नहीं, जब वो होता है मतलब कि टाइट मनी पॉलिसी होती है. ये भी टाइट मनी पॉलिसी ही है. टाइट मनी पॉलिसी केस मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि वहां पे लोन ले ले, उनका प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो एक्सपोर्ट घटेगा. अब अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ी घटेगा, नहीं घट पाएगा ना. तो बेसिकली दैट हैपेंस, यहाँ पे वही चीज हो रही है. ठीक है. तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि क्या क्या करना है. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि हमारे इंडिया में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़े से ज़्यादा हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि आरबीआई को जो है वो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस रखने की ज़रूरत है. आरबीआई को अभी भी अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस रखने की ज़रूरत है. अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस का मतलब क्या होता है कि उनको चाहिए कि दे शुड इंक्रीज ग्रोथ, दे शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द ग्रोथ नाउ. एंड ग्रोथ कैसे इंक्रीज होती है? ग्रोथ इंक्रीज होती है बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट. बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट मतलब कि यहां पे लोन लेना ज्यादा इजियर होना चाहिए, है ना. दिस इज व्हाट दे से. बट अगर फेडरल रिजर्व बैंक अपना इंक्रीज कर रही है, देखो बहुत ही मिड लाइन है जहां पे फंस रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व बैंक अपना रेट इंक्रीज करेगा तो हमको अपना रेट भी इंक्रीज करना पड़ेगा. क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा? ताकि यहां पे लोग पैसा डालें. अदरवाइज वो पूरा पैसा निकाल करके कहां डाल देंगे? सेव करने कहां डाल चले जाएंगे? फेडरल रिजर्व बैंक में चले जाएंगे, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक इज कंसीडर्ड मच सुपीरियर टू एनी अदर रिजर्व बैंक. और अगर इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो लोग यहाँ पे सेव क्यों करेंगे? लोग यहाँ पे पैसा क्यों डालेंगे? तो दैट इज अदर थिंग जो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. तो अभी वैसे इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 5% के आसपास है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट फिर भी ऑथर सजेस्ट करता है कि इंडिया को एक अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस रखने की जरूरत है, तभी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो पॉसिबल है. दूसरा यहाँ पे ऑथर ने कहा कि फिस्कल कंसोलिडेशन अभी शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भूल जाने का, है ना. ऑथर ने कहा कि फिस्कल कंसोलिडेशन अभी शॉर्ट टर्म में, मतलब कि शॉर्ट टर्म में आप सोचो कि आप एक्सपेंडिचर ना करो, तो ये बिल्कुल मत करना. यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो फिस्कल कंसोलिडेशन अगर आपको करना है तो आप टैक्स बॉयंसी को बढ़ाओ, मतलब टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाओ. दिस इज व्हाट द ऑथर सजेस्ट कि अगर आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना भी है तो आप टैक्स कलेक्शन, अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, ना कि आप मतलब कि ना कि आप एक्सपेंडिचर को घटाओ. बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज मच नीडेड एट दिस मोमेंट. तो ऑथर का सजेशन ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज मच नीडेड, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना भी चाहिए. एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ आपको प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. यू ऑल्सो नीड प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट. तो बोथ शुड बी डन, है ना. यहाँ पे ऑथर ने ये सजेस्ट किया है. इसके अलावा ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि अभी हमने लॉकडाउन में देखा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी, जैसे हेल्थ थी, एजुकेशन थी, काफी ज्यादा उनमें प्रभावित हुई. तो यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया इन्वेस्टिंग इन हेल्थ कैन हेल्प अ लॉट, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प अ लॉट, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन कैन हेल्प अ लॉट. तो ये दोनों चीजें आपको करने की जरूरत है. ऑथर नाउ ऑल्सो सेज दैट कि इफ यू वांट सस्टेनेबल ग्रोथ देन यू हैव टू गो फॉर अकोमोडेटिव पॉलिसी. आपको अकोमोडेटिव पॉलिसी के साथ बढ़ना पड़ेगा. दूसरी चीज, आपको फिस्कल कंसोलिडेशन अगर करना है तो आप अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाइए.
बढ़ाएं ना कि एक्सपेंडिचर घटाएं, बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोथ विल बी नीडेड एट दिस मोमेंट फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड सस्टेनेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट थिंग विच द ऑथर सेज इज दैट यू नीड अनएम्प्लॉयमेंट टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. एड्रेस करो किसको? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करो एंड हैव मोर ग्रोथ इन जॉब्स की ग्रोथ आप करो. दिस इज व्हाट द ऑथर सजेस्ट हियर ऑल्सो. ठीक है ना. एंड यहाँ पे जो मनरेगा और रेगा की बात है वो भी ऑब्वियस सी बात है, कल लिखी थी ऑथर ने कि मनरेगा जैसी स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है. एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा कि सोशल सेक्टर की पॉलिसीज में इन्वेस्ट करो. क्यों? बिकॉज पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि सोशल सेक्टर में जैसे अगर इन्वेस्टमेंट आपका कम है तो दैट कैन हर्ट अ लॉट, है ना. इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर इज वॉट इज नीडेड. तो सोशल सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है. तो दीज आर द सजेशंस बाय द ऑथर फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी मॉडल्स. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भैया स्कूल क्लोज करना बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट है. देखो 2-3 धारणाएं हैं जो गलत हैं. ऑथर ने कहा कि पहली बात तो स्कूल सुपर स्प्रेडर नहीं है. स्कूल्स आर नॉट सुपर स्प्रेडर्स, है ना, क्योंकि बहुत ही कम है वहां पे जो आर नॉट का रेट है, यानी कि जो फैलाने वाला रेट है ना, वो भी बहुत कम है. वो मतलब एक आदमी कितने लोगों को फैलाएगा वो भी स्कूल्स में बहुत कम है. दूसरी चीज, अगर आपको कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शन से कुछ होना होता फायदा तो वो सेकंड वेरिएंट में और फर्स्ट वेव में आपको दिख जाता है, बट वो आपको दिखा नहीं. 3 करोड़ से ज्यादा 3.5-4 करोड़ के आसपास केसेस हो गए. इसका मतलब है कि ये सब काम कर नहीं रहा है बहुत ज्यादा. इसका मतलब है कि आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी. दूसरा चीज ऑथर ने कहा है कि वैसे स्कूल्स पॉलिटिशियंस के लिए इजी टारगेट्स हैं, क्योंकि इफ दे क्लोज द स्कूल देन इट सीम्स दैट दे आर डूइंग समथिंग. ओके, just to show that they are doing something, they are closing schools again and again. This is what the author says. And school closures are not to protect the children, but they are absurd ways of proving that yes we are doing something. तो author ने कहा है कि स्कूल क्लोजर जो है एक्चुअली में वो ये नहीं कि कुछ कर रहे हैं, वो ये नहीं कि कुछ अच्छा करना है उनको या बच्चों को बचाना. उनका मेन ये कि हाँ हम कुछ करते हुए दिखने चाहिए ना. तो ऑथर ने कहा कि जब ये गलत है कि वी आर नॉट द स्कूल्स आर नॉट द सुपर स्प्रेडर्स, देन व्हाई क्लोज द स्कूल्स एंड स्टॉप देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टॉप देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्टॉप देयर मेंटल डेवलपमेंट, स्टॉप देयर इमोशनल डेवलपमेंट, स्टॉप देयर सोशल डेवलपमेंट. ये सारी चीजें इंपैक्ट हो रही है ना. बच्चों की तो सारी चीजें इंपैक्ट हो रही है. वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेट, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म है. डिप्रेशन का शिकार बच्चे छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. ठीक है ना. आर वैल्यू ऑलरेडी स्कूल्स की कम है, जो रेट ऑफ वायरस स्प्रेड वैल्यू है वो ऑलरेडी स्कूल्स की कम है. तो यहाँ पे ऑथर ने ये सारी चीजें कही कि आप ये सब बंद करके बेसिकली कुछ फायदा नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट हेल्पिंग, है ना. रादर आपको बंद करना चाहिए तो मार्केट प्लेसेस, बस ट्रेन, फिर आप सब कुछ बंद कर दो. ये सब चीज़ें बंद करो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा. जस्ट क्लोजिंग द स्कूल्स विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है ना. एंड ऑनलाइन एजुकेशन को अगर आप सोचते हैं कि इट इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर फिजिकल क्लासेस, देन यू आर मिस्टेकन, है ना. ऑनलाइन क्लासेस कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट टू द रेगुलर फिजिकल क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस कैन नॉट बी, दे कैन बी, मतलब करना चाहिए कि थोड़ा बहुत सप्लीमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन कंप्लीटली रिमूविंग द फिजिकल क्लासेस विद ऑनलाइन क्लासेस इज going to impact very badly in the long term. लॉन्ग टर्म में बहुत बैडली इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा. तो वही चीज ऑथर ने कहा. यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल भी स्वीडन का दिया है कि भैया स्वीडन ने भैया कहीं पे भी कभी भी स्कूल क्लोज नहीं किए फॉर द एंटायर कोविड. यहाँ उन्होंने किया ही नहीं. उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक हो जाकर वो बंद कर देंगे. ठीक है ना. तो दे नेवर क्लोज देयर स्कूल्स फॉर स्कूल्स अंडर 16 के बच्चों के लिए कभी उन्होंने क्लोज ही नहीं किया. एंड मतलब कि उन्होंने बेसिकली वही चीज़ है कि हम भी नहीं करते तो कोई ज़्यादा इंपैक्ट आपको, कोई ज़्यादा चेंज आपको नंबर्स में देखने को नहीं मिलता. बट हो गया, ठीक है, हमने बंद कर दिया, बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम थिंग एंड दैट इज गोइंग टू हर्ट इन द लॉन्ग टर्म. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो कैन मूव अहेड विद मी, है ना. आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं. लेट्स सी और क्या है. तो यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस के अमिड नाटो सेंड्स प्लेन्स शिप्स टू ईस्टर्न यूरोप. नाटो ने अपने प्लेन शिप्स यूक्रेन के पास भेज दिए हैं. अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाटो और रशिया का डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. आज मैं आपको एक न्यूज़ और बताऊंगा. यहाँ पे सीसीआई का नाम आया तो मैं आपको बता दूँ, सीसीआई ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में, याद रखेगा, एक एक्ट आया था कॉम्पिटिशन एक्ट जिसको हम बोलते हैं. 2002 में वो एक्ट आया था जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट बोलते हैं. और 2003 में ये बॉडी बनना शुरू हो गई थी. 2003 में ये बॉडी बन गई थी और 2009 में इसने अपना फंक्शन स्टार्ट किया था. एक्चुअली द फंक्शनिंग ऑफ सीसीआई ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 2009. तो याद रखेगा ये बॉडी है बेसिकली जो कि कंपटीशन को प्रमोट करती है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करती है. इसके पहले मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस, एमआरटीपी एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस. तो ये एमआरटीपी जो एक्ट था बेसिकली वो था, और इसके बाद ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आया है. ठीक है ना. 2009 से इसने वर्किंग स्टार्ट की है. इंडिया कैन मेक
$300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय 2026। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली ये हुआ कि इंडिया जो है अपने 2026 तक $300 बिलियन का जो टारगेट है वो पूरा कर सकता है। एक्चुअली जो टारगेट सेटअप किया था इंडिया ने, वो किया था कि 2025 तक $400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, $400 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन किया जाएगा बाय 2025। और यही थी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या बोला था कि $400 बिलियन का प्रोडक्शन करेंगे बाय 2025। बट अभी जो कोविड और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हम $300 बिलियन तक कर सकते हैं, $300 बिलियन तक का कर सकते हैं बाय 2026। तो दिस इज व्हाट हैज बीन द अपडेटेड नेशनल पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेज, ठीक है ना। और काफ़ी चैलेंजेस आए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चैलेंजेस आए, लेकिन वी कैन स्टिल अचीव दैट टारगेट। इंडिया की स्मृति मंधाना को पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को नेम किया गया आईसीसी विमेन एंड आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर दिस ईयर 2021, ठीक है ना। याद रखिए 2021 के लिए आईसीसी बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर विमेन में स्मृति मंधाना और मेन में आपके शाहीन अफरीदी। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मिसप्लेस्ड कमेंट्स। अब यहाँ पे हुआ कि एक्चुअली जर्मन नेवी के चीफ वाइस एडमिरल के अचीम स्नोबैक, याद रखिएगा ये आए थे अभी, के अचीम स्कॉनबैक आए थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला थोड़ा रशिया के प्रो एक कमेंट कर दिया कि भैया रशिया को और कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल इज्जत चाहिए, इज्जत है ना। उन्होंने कहा कि अब ये वो गुड्डू नहीं रह, ये वो पुतिन नहीं रह गए जो लिबर करते रहते थे, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। और इज्जत देने के चक्कर में यहाँ इनकी नौकरी चली गई। जैसे ही वापस गए तो वहाँ इन्होंने बोला कि भैया आप तो एंटी नेटो और एंटी जर्मन बातें करके आ गए, क्योंकि जर्मनी एज अ होल का जो स्टैंस है वो प्रो नेटो है। बट जो ये नेवी चीफ ने बोला, उन्होंने ये कह दिया कि रशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड रशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ जर्मनी। तो यहाँ जाकर ये इंडिया में ही बात की है और यहाँ पे इनकी नौकरी चली गई इसीलिए चक्कर में। तो वही वाली बात बोली जाए कि जो जर्मन वाइस एडमिरल के रिमार्क थे, दे इवोक्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बिकॉज दे कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ स्पेशली एंड दैट इंक्लूडेड द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द पोजीशन ऑफ नेटो एंड जर्मनी। तो नेटो भैया एंटी यूएसएसआर, एंटी रशिया, और यहाँ पे जर्मनी के जो चीफ हैं वो बोल के आ गए कि वो गुड्डू भैया हैं, उनकी इज्जत करो पुतिन की, और ये सब चीज़ें बोल के आ गए। तो ये थोड़ा लफड़ा हो गया उनका, है ना, तो इसको याद रखेगा। द चैलेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई, ग्राम रिपोर्ट। ग्राम रिपोर्ट का मतलब है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ग्राम रिपोर्ट आई है एंड ये लैंसेट में पब्लिश हुई थी, जो कि हेल्थ जर्नल है लैंसेट में। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 6 पैथोजेंस हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आपको पता ना कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब कि जब आपकी बॉडी एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, है ना, एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही ना करे, कोई ट्रीटमेंट ही ना लागू हो आपकी बॉडी पे, वो कहलाते हैं। और ये होता क्यों कि जैसे कुछ लोग ये जो अपने झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जो हमको कोई बीमारी तो हम खुद ही एजिथ्रोमाइसिन खा लेंगे, हमको कुछ हुआ तो हम खुद ही ये खा लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं, तो दैट बिकम्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बॉडी बिकम्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसमें याद रखिएगा जो 6 लीडिंग पैथोजेंस हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वो इसमें आता है एस्चेरिचिया कोलाई, इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लेब्शिएला न्यूमोनिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए एंड एसिनेटोबैक्टर बोमानी and Pseudomonas aeruginosa. याद रखिएगा, these are the 6 varieties of pathogens which are related to the antimicrobial resistance। और काफ़ी डेथ्स इंडिया में हुई हैं, बिकॉज इंडिया नहीं ग्लोबली काफ़ी डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंड ये जो दूर अगर करना है आपको, तो यहाँ पे सिंपल बात कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक उनको ना लिया जाए, झोला छाप डॉक्टरों से कम बात की जाए और उनसे कम सलाह ली जाए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला राइट्स, ड्यूटीज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ऑथर ने जो डिबेट किया है बेसिकली, वो किया है राइट्स वर्सेस ड्यूटीज का। कई लोग बोलते हैं कि जब तक राइट्स आप फॉलो ना करो तब तक, जब तक आपको ड्यूटीज फॉलो ना करे तब तक आपको राइट्स नहीं मिलने चाहिए। ये कई बार कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि ड्यूटीज फॉलो करो तभी आपको राइट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है ऑथर द्वारा। ऑथर ने कहा कि देखो,
राइट्स एंड ड्यूटीज आर टोटली डिफरेंट। अगर आप उनको एक कॉन्फ्लेट करोगे, उनको इक्वेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो B.R. अम्बेडकर जी और इन सब का जो विजन था, दैट वाज कीपिंग इंडिविजुअल एट द सेंटर। द इंडिविजुअल शुड बी एट द सेंटर ऑफ द ऑल डिस्कशंस, ठीक है ना। इंडिविजुअल शुड बी एट द सेंटर, इसलिए हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब हम ही कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ऑथर ने कहा एक्चुअली कि राइट्स जो है वो दो काम करते हैं। राइट्स परफॉर्म टू ड्यूटीज। फर्स्ट इज dehumanization, याद रखिएगा। द फर्स्ट रोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज अगेंस्ट dehumanization। मतलब कि दो, लिख लो इस चीज को कि राइट्स जो है वो दो काम करते हैं। राइट्स दो काम करते हैं। पहला है अगेंस्ट dehumanization एंड सेकेंड इज अगेंस्ट हायरार्की, ठीक है ना, अगेंस्ट हायरार्की। तो यहाँ पर डीह्यूमनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब हुआ कि एवरी ह्यूमन बींग, नो मैटर हु दे वर और वॉट दे डिड, हैड अ क्लेम टू बेसिक डिग्निटी एंड इक्वालिटी दैट नो स्टेट कुड टेक अवे, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एवरी ह्यूमन बींग, नो मैटर हु दे वर और वॉट दे डिड, हैड अ क्लेम ऑन बेसिक डिग्निटी एंड इक्वालिटी दैट नो स्टेट कुड टेक अवे नो मैटर वॉट द प्रोवोकेशन। मतलब कि आपकी बेसिक डिग्निटी किसी ह्यूमन बींग की नहीं ले सकते। इसीलिए जो राइट्स होते हैं ना वो बेसिक डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। और दूसरी चीज ऑथर ने कहा कि राइट्स हम ऑलरेडी परफॉर्म कर, हर मूवमेंट में हम राइट परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे देखो, हमारा राइट है, हमारी ड्यूटी, हर मूवमेंट में हम ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ऑथर का ये कहना है कि हम हर मूवमेंट पे ड्यूटीज परफॉर्म, जब हम इंडिया के लॉज को मान रहे हैं, जब हम एक अच्छे नागरिक बन रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द रूल्स, वी आर बिकमिंग गुड सिटीजन, हम दूसरे सिटीजन को मार नहीं रहे हैं, उनको चप्पल नहीं मार रहे हैं, है ना, उनके मुंह पे गोबर तो नहीं फेंक रहे हैं किसी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जब हम ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ऑलरेडी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं ना, जो भी ड्यूटी लिखी गई है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि हर मूवमेंट में हम कोई ना कोई ड्यूटी परफॉर्म करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि अभी जैसे हम घर में बैठे ना शांति से, ये भी एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हम शांत रहें, हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें। तो अब देखो, हम कुछ नहीं करते, हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करें, तो मतलब हम अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म कर ही नहीं ना उस समय। तो ये कहना कि एक्सक्लूसिवली आपको ड्यूटी अलग से परफॉर्म करते दिखना चाहिए, ये जरूरी नहीं, आप ऑलरेडी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। दूसरा यहाँ पे जो राइट्स का काम है वो होता है एंटी हायरार्की, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी और इक्वल आप हो लॉ के सामने। ये सारी चीज़ें भी राइट्स आपके करते हैं। तो एंटी डीह्यूमनाइजेशन और एंटी हायरार्की, ये दो जो फंक्शंस है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फंक्शंस हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज टू एंड दीज टू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट राइट्स। देयरफॉर ये कहना कि राइट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ड्यूटीज फॉलो करोगे, दैट इज अ रॉन्ग कन्फ्लेशन, दैट इज अ रॉन्ग इक्वालिटी। ऐसा नहीं कर सकते आप, एंड ड्यूटीज हम हर समय follow कर रहे ऑलरेडी। तो these are the things which have been mentioned in this article. I hope you got clarity regarding the overall news analysis. आपको समझ में आ गया होगा। That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.